हेलो एंड नमस्ते। लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आपने इसके पहले वाले एपिसोड में सेक्शन 28 के बारे में जाना था, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में। उसकी जो चार्जेबल सेक्शन है 28, उसके बारे में आपने जाना कि कौन कौन सी इनकम लागू होंगी। तो अब हम उसके आगे चलते हैं। जो अगला एपिसोड आ रहा है, अब आता है कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे और कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। तो जो अलाउ होंगे वो उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो अलाउ नहीं होंगे उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। हम तो एक्सपेंसेस बढ़ाते चले जाते हैं कि हमें प्रॉफिट कम हो और हमारा टैक्स कम लगे, एक्सपेंसेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऑडिट होता है तो पता चलता है हमारा ये एक्सपेंसिव डिसअलाउ हो गया। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है बिजनेसमैन की, कि वो क्या करे, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस करे जिससे उसका प्रॉफिट कम हो जाए और उसको टैक्स कम देना पड़े और वो डिसअलाउ भी ना हो। तो ये जानने के लिए ये आज वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। इस सेक्शन में आप जानने वाले हैं, एक रिकॉल करेंगे सेक्शन 28 को, उसके बाद फिर जानेंगे कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, उसके बाद जानेंगे कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट एपिसोड था सेक्शन 28 का, चार्जेबल सेक्शन का, क्या वो आपको पसंद आया? अगर पसंद आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर पसंद नहीं आया तो बेझिझक होकर के नो लिखिए, और साथ में यह भी बताइए कि क्या चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उस चीज को रिकैप में ले लूं। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि आपको एपिसोड नंबर 1, चार्जिंग सेक्शन 28 पीजीबीपी में समझ में आई। तो मैं आपको रिकैप करने के लिए उसमें ले चलता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। तो दोस्तों, ये रही आपकी स्क्रीन, और मैंने आपको जो बताया था ये थी आपकी स्टार्टिंग। जो पिछले बैच में हमने बताया था, पिछले सेशन में बताया था आपको, इसमें हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था इनकम टैक्स के पांचों हेड्स कौन कौन सी सेक्शन के अंतर्गत बटे हुए हैं। तो जो इनकम फ्रॉम सैलरी है वो सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 17 तक को कवर करती है, 15, 16, 17। लेकिन इसमें ये इतना बड़ा चैप्टर बन गया इनकम फ्रॉम सैलरी के, बिजनेसमैन उतने नहीं होंगे जितना सैलरीड पर्सन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और उस वीडियो का लिंक भी हम इसमें देने जा रहे हैं। तो अगर आपको इनकम टैक्स के पांचों हेड के बारे में जानना है तो ये पूरा कोर्स आपके लिए बन करके तैयार हो रहा है। आप इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अब पीजीबीपी पढ़ने जा रहे हैं। तो जो दूसरा सीजन हमने किया था उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, उसका भी लिंक हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। और अब ये तीसरा सीजन हो रहा है पीजीबीपी का, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें हमने आपको बताया पिछले सीजन में कि चार्जेबल सेक्शन क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी सेक्शन में आपकी इनकम आएगी। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिसको मैंने हाईलाइट करके बताया था। तो रिकैप में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सैलरी में 15 से 17 तक सेक्शन आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 22 से 27 तक आती है, और पीजीबीपी में जो हम पढ़ने जा रहे हैं 28 से 44 तक, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो हमने 28 पढ़ ली थी, क्योंकि जिस पर इनकम लगना है उस सेक्शन को जानना बहुत जरूरी है, और वो है सेक्शन 28। इसमें कौन सी इनकम पर चार्जेस लगेगा आपको और कौन सी इनकम दूसरी जगह चार्जेबल होगी, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका हेड है वो है कैपिटल गेन का, और वो सेक्शन 45 से 55 तक आता है उसमें। और उसके बाद जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आईयूएस है वो सेक्शन 56 से लेकर के 59 तक उसमें बताया गया है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स थी कि कौन सी इनकम चार्जेबल होगी, कौन सी इनकम चार्जेबल नहीं होगी, कौन सा एक्सपेंस जलाऊ होगा, कौन सा एक्सपेंस जलाऊ नहीं होगा, किस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाए, किस मेथड से ना किया जाए, एसएलएम से किया जाए, डब्ल्यूटीवी से किया जाए, प्रेजम्पटिव इनकम से अपना टैक्सेशन करें या रेगुलर इनकम से करें, क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एप्लीकेबल हैं या नहीं है, क्या मुझे ऑडिट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑडिट एप्लीकेबल है और मैं ऑडिट नहीं करा रहा हूं, मैं टैक्स का कंप्लायंस नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास नोटिस जाएगी, क्या मुझे एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस पीजीबीपी हेड में। तो मैं आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें देने वाला हूं। तो पहला जो चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन 28, बहुत ही सिंपल वे में हमने पिछले चैप्टर में बता दिया है कि बिजनेस और प्रोफेशन की जो इनकम होती है किसी भी बिजनेस से किसी भी समय, वो चार्जेबल हो जाती है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच वाज कैरीड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर चार्जेबल अंडर द टैक्स।
दूसरा था बिजनेस बेनिफिट्स एंड परक्यूजिट्स। अब ये बेनिफिट एंड परक्यूजिट में क्या चीज आपको चार्जेबल होगी, चार्जेबल नहीं होगी। तो एक एम्प्लाई को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है कंपनी, परक्यूजिट्स देती है, पर्क बोलते हैं जिसको, पर्क। तो वो क्या होते हैं, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, चलने के लिए कार दे दी, वॉशिंग अलाउंस दे दिया, एक कुक दे दिया, होम मेड दे दी। तो सब कुछ ये सब फैसिलिटीज हैं, तो ये चार्जेबल हैं आपके पास, चाहे वो कन्वर्टेबल हो, चाहे वो अनकन्वर्टेबल हो, चाहे वो कैश में हो और चाहे वो काइंड में हो। कोई भी कंफ्यूजन इसमें लॉ मेकर्स ने छोड़ा ही नहीं। सीधा सीधा बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोफेशन है एडवोकेट का, और आपको किसी पार्टी का केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाना है। उस पार्टी ने आपको आने जाने के लिए अपनी कार भेज दी, आपको और भी बहुत सारे अलाउंस दे दिए, और आप केस जीत गए। केस जीत करके पार्टी ने आपको 10 लाख रुपए इनाम के दे दिए। अब क्या हुआ, ये आपका बिजनेस और प्रोफेशन में चार्जेबल होगा कि नहीं होगा, आपके लिए सर्च का विषय हो सकता है, लेकिन लॉ मेकर इसमें एकदम क्लियर है। उन्होंने साफ कहा है, बेनिफिट्स एंड परक्यूजिट्स आइदर इट इज कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, आइदर इट इज इन कैश और इन काइंड। कुछ भी हो, आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम हुई ड्यू टू योर प्रोफेशन और योर बिजनेस, इट विल बी चार्जेबल अंडर द पीजीबीपी। आई थिंक यू गेट क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्मिनेशन कंपेंसेशन। टर्मिनेशन कंपेंसेशन में मैंने पिछले सीजन में एक एग्जांपल देकर के और आपको ब्रॉड वे में बताया था, हल्का सा एक हिंट दे देता हूं। एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड का मतलब आपको मिल चुका है, रिसीवेबल का मतलब आपको फ्यूचर में मिलेगा, इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन और चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, जिसके कारण से आपको कुछ भी कंपेंसेशन मिलता है, जिसको टर्मिनेशन कंपेंसेशन बोलते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो और चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, आपको चार्जेबल होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कैपिटल नेचर का आ गया आपको कि हम 3 साल काम करते जी, तो हमको उतना पैसा मिलता। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, और वो 3 साल का पैसा हमको जो कॉन्ट्रैक्ट रीच करने वाला है उस पार्टी ने हमको दे दिया। तो क्या ये कैपिटल नेचर का हो गया या ये रेवेन्यू नेचर का है? तो यहां पर इस चीज को क्लियर करने के लिए, कंपेंसेशन इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू, इट विल बी चार्जेबल अंडर द पीजीबीपी। इज इट क्लियर दोस्तों? अगर क्लियर है तो आप चैट में यस लिखिए। गेट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तो सीसी लिख दीजिए। लेट्स गो अहेड। अगला जो आपका इनकम आता है वो है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में पहले बहुत सारी ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह होता था, तो इसमें 3 चीजें मेन चीज चार्जेबल हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव में। जो भी लाइसेंस वगैरह आपका होता है, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, इसके बदले में आपको जो भी पैसा मिलता है सेल करने पर या आपको किराए पर देने पर, वो चार्जेबल पीजीबीपी में हो जाएगा। नेक्स्ट जो इनकम है वो है पार्टनर्स रेमुनरेशन। दोस्तों, जब आप एकेडमिक आईकॉम करते हैं, मतलब 10+2 करते हैं कॉमर्स से, आपको पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट कंपनी के जर्नल एंट्री से शुरुआत किया जाता है, बेसिक से। यहां पर जो पार्टनरशिप फर्म है, ये बिल्कुल सीए की गले की हड्डी बन जाते हैं। इतना कंफ्यूजन आ जाता है इसमें, इवन दो पार्टनर्स भी उनके कंफ्यूज होते हैं। सो बहुत गौर से सुनिएगा इसको। पार्टनर्स रेमुनरेशन में क्या चीज इनकम मानी जाएगी, क्या चीज पर्सनल मानी जाएगी, क्या चीज बिजनेस में ली जाएगी, क्या चीज बिजनेस में नहीं ली जाएगी। जैसे मान लीजिए कि रामकृष्ण एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म में राम और कृष्ण दो पार्टनर हैं। अब इन्होंने सैलरी ले ली अपनी अपनी, क्या वो पीजीबीपी में चार्जेबल है और एक्सपेंसेस अलाउड है पीजीबीपी को इनकी सैलरी का, या नहीं? कोई इंटरेस्ट कैपिटल पर अगर पार्टनर को मिलता है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पार्टनर दोनों लेकर के आए, पार्टनरशिप फर्म ने उनको इंटरेस्ट दिया इस पर, तो पार्टनर के लिए तो वो इनकम हो गई, और पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस हो गया। तो वो जो इनकम हुई है पार्टनर को, इन विच हेड इट विल बी चार्जेबल, ये क्वेश्चन उठता है।
इसी तरीके से पार्टनर सैलरी लेते हैं, इसको आप रेमुनरेशन भी बोल सकते हैं, बोनस लेते हैं, कमीशन लेते हैं। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर firm, the extent allowed to the firm is taxable under PGBP. To the extent allowed to the firm is taxable under the PGBP. Point to be noted. जितना फर्म को एक्सपेंसेस अलाउ होगा उतना ही चार्जेबल होगा। तो अब सैलरी हेड में चूंकि अगर पार्टनर ये बोले कि मेरी इनकम तो इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्जेबल होना चाहिए, मैं पार्टनरशिप का जो आईटीआर भरूंगा वो आईटीआर 4 भरूंगा या आईटीआर 3 भरूंगा, मैं तो अपना साहब आईटीआर 1 भरूंगा, मैं तो सैलरी लेता हूं वहां से। तो एक क्लॉज सेक्शन 15 बोलती है, जो इनकम फ्रॉम सैलरी बताया गया है, कि देयर मस्ट बी, नॉट शुड बी, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो ही आप इनकम फ्रॉम सैलरी में अपनी सैलरी को इनकम दिखा सकते हैं। अगर आप पार्टनर के रूप में इनकम ले रहे हैं, नो, इट विल बी चार्जेबल अंडर द बिजनेस हेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जैसा कि उसके नाम से ही फेमस है कि आपकी फर्म में जो कीमैन है, जिसके बिना आपकी फर्म रुक जाएगी, उसके लिए आपने कोई पॉलिसी ली। अब उस पॉलिसी का जो प्रीमियम था वो तो पार्टनरशिप फर्म ने दिया, तो पार्टनरशिप फर्म को वो एक्सपेंसेस अलाउ हो गया। अब वो पॉलिसी या तो मैच्योर हुई, या वो जो कीमैन पर्सन था फर्म को छोड़ देता है, या उसको कुछ परेशानी हो जाती है कि वो अब कीमैन नहीं रहा है, तो उसको कंपेंसेशन पॉलिसी की तरफ से मिलता है। हु विल बी बेनिफिशियरी, टू whom टैक्स विल बी चार्जेबल। आप अपने अपने व्यू दीजिए चैट में। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी बोनस मिला है वो अंडर द हेड पीजीबीपी, और जो उसका पेमेंट मिला है प्रीमियम का, वो पीजीबीपी के अंतर्गत ही चार्जेबल होगा। मेच्योरिटी पर यदि एम्प्लॉय लाइव है, मतलब जिंदा है, वो कीमैन पर्सन मेच्योरिटी पर जिंदा है, तो क्या होगा, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और ये हर जगह आपको लिखा नहीं मिलेगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। एनी सम रिसीव अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनसेस इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। इतना मैंने क्लियर कर दिया, आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर है तो क्लियर लिखिए चैट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। मेच्योरिटी पर यदि एम्प्लॉय लाइव है, उस पॉलिसी का मेच्योरिटी हो गया और एम्प्लॉय जिंदा है, तो उसका जो मिलेगा बेनिफिट, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। किसके लिए, किसके लिए सैलरी हेड में, उस एम्प्लॉय के। क्यों होगा एम्प्लॉय के लिए वो सैलरी हेड में क्यों होगा, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है, सेक्शन 15 को फॉलो करते हैं। तो अगर वो जिंदा है तो उसको जो मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी के रूप में। अगर मान लीजिए कीमैन पर्सन की डेथ हो जाती है, अगर कीमैन पर्सन की डेथ हो जाती है और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर उसको पेमेंट मिलता है, किसको, उसके लीगल हेयर, उसके उत्तराधिकारी को, उसके वाइफ को, उसके नॉमिनी को, जिसको भी नॉमिनेट किया हो उसको मिलता है, तो क्या होगा, तो वो चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहां चार्जेबल होगा दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। याद रखिए एक पॉइंट, अगर जिंदा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, खत्म हो गया उसके लीगल हेयर्स को, नॉमिनी को मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर उसका कोई नॉमिनी ही नहीं था और वो खत्म हो गया, तो कंपनी बोलेगी भाई मैंने इसका प्रीमियम जमा किया था तो मुझे पैसे वापस मिलने चाहिए, और कंपनी ने उसको दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनी को मेच्योरिटी का बेनिफिट दे दिया। ऐसी सिचुएशन में वो इनकम कहां पर चार्जेबल होगी, तो वो इनकम चूंकि एक्सपेंसेस का बेनिफिट कंपनी ने लिया था उस प्रीमियम का, तो वो पीजीवीपी हेड में चार्जेबल हो जाएगा। तो कीमैन इंश्योरेंस की पॉलिसी दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी में भी चार्जेबल हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल हो सकती है, और पीजीवीपी हेड में तो चार्जेबल होगी ही। बट किस सिचुएशन में कब होगी, कीप इन टू द माइंड, एम्प्लॉय को डेथ होने से पहले मेच्योरिटी बेनिफिट इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। अगर वो कीमैन पार्टनर है, डायरेक्टर है, तो इन पीजीबीपी में आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा।
अब अगर पार्टनर और डायरेक्टर था, उसकी डेथ हो जाती, लीगल शेयर्स को मिला, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला गया। लीगल हेयर्स नहीं, नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी कंपनी थी, कंपनी को मिला तो पीजीबीपी में हेड हो गया। आई थिंक आई हैव एलोबरेट टू मच एंड यू गॉट क्रिस्टल क्लियर। अगर ये पॉइंट में आप क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कंपीट फी, नॉन शेयरिंग फी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था दोस्तों कि उस मीटिंग में, चूंकि मैं बहुत कम समय के लिए वीडियो बना रहा था, 10-11 मिनट का ही वीडियो बनाना था मुझे, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि पीजीबीपी बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा और मुझे भी बहुत तन्मयता के साथ बताना पड़ेगा। तो उस तन्मयता को बनाने की कोशिश में मैंने उस वीडियो को छोटा कर दिया था और बहुत जल्दी जल्दी में ये चीजें बता दी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉन कंपी फी, नॉन कंपीट फी और नॉन शेयरिंग फी अगर ये मिलती है तो ये कहां पर चार्जेबल होगी। जैसे अभी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने देखा, ऐसे ही इसमें भी एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताने वाला हूं कि कब सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में, कौन से हेड में ये चार्जेबल होगी। अब नॉन कंपीट फी और नॉन शेयरिंग फीस में मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये है क्या एक्चुअल में नॉन कंपीट फी और नॉन शेयरिंग फी। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि अमेजोन करके कंपनी आई थी। एक समय था ये दुनिया में अकेली कंपनी थी जो ऑनलाइन बेचने आई थी। अब उसकी देखी देखा बहुत सारी कंपनी पैदा होती चली गई, फ्लिपकार्ट आ गया, आजकल तो बहुत सारे हैं, मीशो है, और भी बहुत सारे ऑनलाइन कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बेच रही हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं कि अमेजोन की टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट आया, और अमेजोन चूंकि काफी प्रोग्रेस कर चुका था, तो उसने फ्लिपकार्ट वाले डायरेक्टर को बुलाया और उसको बोला, भाई काहे हमारे पेट पर लात मार रहे हो, आप एक काम करो, आप अपने इस एरिया से बोरिया बिस्तर समेटो और अपने घर चले जाओ, या आप कहीं दूसरी कंट्री में इस काम को करो, या इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। तो बोलेगा, भाई मैं क्यों छोड़ू, अरे आपको जो मिल रहा है आप कमाइए, मुझे जो मिल रहा है मैं कमाऊं। तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई आप मेरे को कंपीट मत करिए, मेरी मोनोपोली रहने दीजिए, इसके लिए मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूंगा। अब फ्लिपकार्ट वाले के माइंड में बत्ती जल गई और वो एकदम से बोला कि मैं 10 करोड़ तो कमा पाऊंगा 10 साल में, सो लेट्स डू द एग्रीमेंट। और वो पहुंच गया डायरेक्टर के पास कि मुझे आपसे कंपीट नहीं करना है, मुझे मेरा कंपेंसेशन दे दीजिए। फ्लिपकार्ट को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि मतलब एक्स वाई जेड कंपनी का नाम लेता हूँ, एक्स ने वाई को ऑफर दिया कि आप कंपीट मत करिए, हम आपको 10 करोड़ देंगे। तो वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि जो वो वाई कंपनी 10 साल में 10 करोड़ रुपए कमाती, वो एक दिन के अंदर उसको नॉन कंपीट एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने की वजह से उसको मिल रहा है। इज दैट कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर? अगर कैपिटल नेचर है तो क्या पीजीबीपी में चार्जेबल होगा, और रेवेन्यू नेचर है तो क्या पीजीबीपी में चार्जेबल होगा? तो यहां पर मैं क्लियरिटी के साथ बताऊंगा आपको, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड, चाहे कैश में मिलना हो या काइंड में मिलना हो, अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, और फॉर नॉट शेयरिंग पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो उसको जो भी पैसा मिलेगा नॉन कंपीट करने का या कॉपीराइट और पेटेंट को नॉन शेयर करने का, वो पीजीबीपी हेड में चार्जेबल होगा, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किस सिचुएशन में आएगा? इफ एग्रीमेंट टेम्परेरी। अब यहां पर मैं टेम्परेरी और फॉर एवर का बता देता हूं। जैसे टेम्परेरी हुआ कि वो आने से पहले ही, मतलब पतझड़ आ गया सामान आने से पहले, कहने का मतलब ये कि वो अपना व्यापार जमा ही नहीं पाया था और उसको नॉन कंपीट करके बाहर के वहां भगा दिया गया, तो ये टेम्परेरी था, तो ये पीजीबीपी हेड में चार्जेबल हो जाएगा। अगर ये फॉर एवर के लिए होता, हमेशा के लिए होता, तो ये कैपिटल गेन के अंतर्गत चार्जेबल होता। स्कीप इन टू द माइंड। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नॉन कंपी फी और नॉन शेयरिंग फी क्लियर है? क्लियर है तो चैट में क्लियर लिखिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री कन्वर्जन।
अब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज इन्वेंट्री, लेकिन आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आई थिंक आई शुड नॉट गो ऑन दैट डिटेल। प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू अ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। जैसे आपका मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का काम है, आपके पास 25 कार हैं, 20 ट्रक हैं, 10 छोटे छोटे ट्रक हैं, टेम्पो हैं, यू आर डूइंग द लॉजिस्टिक वर्क, उसमें पैसेंजर और गुड्स दोनों शामिल। तो जब आप ये बिजनेस में थे तो आपके लिए वो एक इन्वेंट्री था। अगर आप लॉजिस्टिक का काम नहीं कर रहे होते तो यही चीज आपके लिए कैपिटल एसेट हो जाता। तो इन्वेंट्री को जब आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो, उसी लॉजिस्टिक के काम में से लेकर के कुछ फ्लीट्स कार्स को आपने बिजनेस के काम में लेना शुरू कर दिया, तो वो आपकी जो इन्वेंट्री थी वो कन्वर्ट हो गई कैपिटल एसेट्स में। ऐसी सिचुएशन में जो गेन एराइज हुआ वो अंडर पीजीबीपी में चार्जेबल होगा, कैपिटल गेन में नहीं होगा। आई थिंक यू गॉट इट क्लियर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें सेक्शन 28 में कुछ एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे एक जगह एक पॉइंट आया था, एनी बिजनेस, एनी बिजनेस का मतलब आइदर इट इज लीगल और इलीगल। सट्टा है, जुआ है, कुछ भी है, लॉटरी है, गवर्नमेंट द्वारा अलाउड हो, वैध बिजनेस हो या अवैध बिजनेस हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस हो या रेगुलर बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, सब कुछ चार्जेबल है, बस बिजनेस होना चाहिए। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस है क्या एक्चुअल में? एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है थोड़ा सा दूसरे बिजनेस से ऐसा माना जाना चाहिए कि अलग है। किस मायने में अलग होगा ये? वो इस मायने में अलग होना चाहिए कि सेल भी हो और परचेज भी हो, लेकिन कमोडिटी का फिजिकली एक्सचेंज ना हो। जैसे आप शेयर मार्केट में इंट्राडे करते हैं, सुबह 10 बजे सेंसेक्स ओपन हुआ और आपने परचेज का लगा दिया कि अगर ये शेयर मान लीजिए 120 पर था, आपने लगा दिया अगर 115 पर आता है तो इसे खरीद लो, बाई कर लिया, और 11 बजे वो 115 पर आ गया और आपका शेयर परचेज हो गया। फिर आपने शाम को लगा दिया कि अगर ये 117 पर पहुंचता है शाम तक तो इसको बेच देना। आपने 115 पर 1000 क्वांटिटी खरीद ली और शाम को वो 118 पर बंद हुआ, आपने 117 पर ट्रिगर दबा दिया था उसका, वो सेल हो गया। तो ना तो वो कमोडिटी आपके पास आई और ना ही गई, बट आपका ट्रांजैक्शन हो गया। इसको बोलते हैं, जिसमें फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई, इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। मतलब कुछ भी हो सकता था, या तो आपको आता या आपको नहीं आता। स्पेकुलेटिव था, इसमें जुआ था एक किस्म से। आपने खेला, आप जीत गए, अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। गाइस, डू यू एग्री विद दैट? डू यू अंडरस्टूड? इफ यू अंडरस्टूड, प्लीज राइट यूएस, अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग। एक पॉइंट और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्पेकुलेटिव बिजनेस के बाद, वो है कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? जैसे सेक्शन 15 में भी बताया गया था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, तभी उसकी जो सैलरी होती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में हेड में जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? इसमें लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है। तो एक बार मैं इसको पढ़ के बताता हूं, फिर आपको आपकी भाषा में इसको समझाता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजैक्शन नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन फॉर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज दिस हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट? एक नया वर्ड आ गया, समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाना। ट्रांजैक्शन नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन फॉर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस एस्केलेशन का रिस्क खत्म करने के लिए किए कॉन्ट्रैक्ट को हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अभी समझ में आया दोस्तों हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है?
आज प्राइस किसी चीज की, जैसे सरिया का व्यापार है किसी का, टीएमटी बार्स का बिजनेस है, या और किसी का है, स्ट्रक्चर स्टील का है, ये इंटरनेशनल मार्केट से इसका कमोडिटी मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 साल का, यहां पर रेट चेंज होते हैं डेली, तो कुछ ना कुछ तो या तो प्राइस एस्केलेट होगी या प्राइस डाउन होगी। तो मार्केट में अगर मंदी नहीं है, इन्फ्लेशन है, तो डेफिनेटली प्राइस एस्केलेट होगी। आज अगर 100 रुपए किलो है तो कल 110 रुपए किलो, या 2 साल बाद 150 रुपए किलो होना ही होना है उसको, खासतौर से मेटल में। तो इस प्राइस एस्केलेशन का रिस्क खत्म करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो अगर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज की गई और उसमें कोई स्पेकुलेटिव किया, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंतर्गत नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन फॉर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्केंडाइज और स्टॉक और शेयर्स। अब जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो टीएमटी बार्स को रॉ मटेरियल के रूप में ही तो लेंगे। उनको ब्रिज बनाना है, उनको डैम बनाना है, उनको बिल्डिंग बनाना है, वट एवर मे बी देयर। 2 साल का ठेका ले रखा है उन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस डाली थी वो 120 रुपए डाली थी। जब तक कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ 200 रुपए पर लोहा मिलने लगा, प्राइस एस्केलेट हो गई। तो इसमें इस कमोडिटी में अगर आपने जैसे ऊपर शेयर बाजार का स्पेकुलेटिव बिजनेस किया था इंट्राडे में, इसमें करेंगे तो ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के मामले में क्या होगा? ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन थ्रू डीमैट अकाउंट एक्सेप्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव, ऑनलाइन ट्रेडिंग थ्रू कमोडिटी एक्सचेंज लाइक एमसीएक्स which are chargeable to commodities transaction tax except trading in agricultural commodity derivative। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको बताया कि एक हेजिंग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एस्केलेशन प्राइस को रोकने के लिए, थामने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और उस जो कमोडिटी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, अगर उसमें इस पर कुछ बिना चीजों को फिजिकली लिए हुए अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो स्पेकुलेटिव बिजनेस की श्रेणी में नहीं आएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें आप डेरिवेटिव्स में किसी में डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, अधिकतर जो एनएससी और बीएससी वगैरह में होता है, एक्सेप्ट इंट्राडे, तो ये भी स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं माने जाएंगे, चाहे वो शेयर हो चाहे वो कमोडिटी हो। सो कुल मिलाकर के स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या चीज आ गई? वो आ गई कि इंट्राडे अगर आपने किया, इट मींस दैट इज द स्पेकुलेटिव बिजनेस, सब्जेक्ट टू हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू डीमेट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब सेक्शन 73 में भी कुछ एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग टू आपके चार्जेबल इनकम के बारे में। तो सेक्शन 73 भी आपको बताना जरूरी है। इफ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट परचेज एंड सेल ऑफ शेयर, क्या समझ में आया? किसी कंपनी का बिजनेस का पार्ट था शेयर्स को खरीदना और बेचना, मतलब कोई ब्रोकिंग कंपनी होगी या कोई इस टाइप की कंपनी होगी, उस केस में क्या होगा? कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। कोई शेयर ब्रोकर कंपनी है तो वो ये माना जाएगा कि वो स्पेकुलेटिव बिजनेस चला रही है, सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसकी कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हो। कंपनी हैविंग प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ बैंकिंग लाइक ग्रांटिंग लोन एडवांस। तो ये सब चीजें चार्जेबल होंगी पीजीवीपी में, और इसमें फेयर मार्केट वैल्यू पर ही डेप्रीसिएशन लगेगा। कंपनी हैविंग प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ बैंकिंग लाइक ग्रांटिंग लोन एडवांस हुज प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर। तो दोस्तों ये था सेक्शन 28 चार्जिंग, हमने यहां पर कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ है और कौन सा नहीं है। जब हमें यह पता चलेगा कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ है कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, तभी हम
कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कर पाएंगे। तो सेक्शन 28 के बाद सेक्शन 29 आता है, इसलिए ये स्लाइड आपके सामने आ रही है कि सेक्शन 29 क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 30 to 43D। परेशान मत हो जाना, आप यही पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 30 से लेकर के इवन 44 तक पढ़ने जा रहे हैं। 44 लेटर ऑन पढ़ेंगे, जो खर्चे आ रहे हैं आपके वो आप अब इसमें देखने जा रहे हैं। और हम चलते हैं दूसरे एपिसोड की तरफ, कौन सा एक्सपेंसेस लागू है, कौन सा एक्सपेंसेस लागू नहीं है। इस पर आने से पहले जो हमने एक्सप्लेनेशन बताए हैं उस पर आप थोड़ी देर के लिए रिवाइज करें। एक क्विज इसमें हम डालेंगे, क्विज में डालेंगे कि अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है तो उस पार्टनर के इंडिविजुअल अकाउंट में उसकी सैलरी कौन से हेड में चार्जेबल होगी। एक प्रश्न तो ये हो गया। और अगर दूसरा क्वेश्चन ये है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर कीमैन इंश्योरेंस के उत्तराधिकारियों को मिलती है तो उनके लिए वो किस हेड में चार्जेबल होगी। आपके पास 2 मिनट का टाइम देते हैं। हमने आपको क्विज दिए थे, 2 मिनट का टाइम दिया था। आशा करते हैं कि आपने एंजॉय के साथ उनका आंसर लिखा होगा और मैं उन आंसर्स को अप्रिशिएट भी करूंगा। खेलते खेलते आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। बहुत से गुरु आते हैं और वो फटाफट 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 ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, और बड़ा करके कोचिंग करके चले जाते हैं। मेरा स्टाइल है कि आपको गेमिफाइड करके टैक्स जैसे क्रिटिकल सब्जेक्ट को सिखाना और सिंपल बना करके बताना। अब हम चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो सेक्शन 29 में बताया है। और ये सेक्शन बोलती है कि सेक्शन 30 और सेक्शन 43D, इनके बीच में जो जो सेक्शंस आती हैं उनके जो प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का कंप्यूटेशन होगा। तो अभी हमें यह पता नहीं है कि कौन सी इनकम हमें अलाउेबल होगी, कौन सी इनकम अलाउेबल नहीं होगी। तो अभी कंप्यूटेशन के बारे में डेप्थ में जाना मुनासिब नहीं है। शॉर्ट में आपको बताता हूं। सेक्शन 30 से 37 तक एडमिजेबल डिडक्शंस के बारे में बताया गया है, जो आपको डिडक्शन खर्चे मिलने ही मिलने हैं। सेक्शन 40 में बताया गया है कि कौन सी सेक्शंस आपको अलाउड नहीं होंगी, उनको बोलते हैं इन एडमिजेबल एक्सपेंसेस या डिडक्शंस। फिर है एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, वो बोलती है सेक्शन 40A। हम जानेंगे सेक्शन 40A में ऐसे कौन से निश्चित और कौन सी निश्चित परिस्थितियां हैं जिसमें कुछ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते हैं। तो सेक्शन 40 के साथ साथ सेक्शन 40A भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाती है। सेक्शन 30 से 37, सेक्शन 37 तक हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, स्पीड में चलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि एक्सपेंसेस अलाउेबल है। उसमें ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो भी टाइम लगाएंगे वो इन एडमिजेबल एक्सपेंसेस में लगाएंगे। वो आपको जानना जरूरी है कि हम ऐसे कोई एक्सपेंसेस ना करें जो कि डिस अलाउ हो जाए और हमको उस पर टैक्स देना पड़ जाए, हमारी वो इनकम की जगह, एक्सपेंस की जगह इनकम में शामिल हो जाए और हमें उस पर टैक्स देना पड़ जाए। और टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट पेनाल्टी भी देना पड़ जाए, क्योंकि हमने कुछ गलत टैक्स कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स भी कम दे दिया होगा। तो सेक्शन 30 से 37 तक नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं जो अलाउड है। सेक्शन 40 में जो अलाउड नहीं है, सेक्शन 40A में स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल परिस्थितियों में कुछ पेमेंट और एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते हैं। वो परिस्थितियां क्या हैं हम जानने वाले हैं। और अदर प्रोविजंस के बाद सेक्शन जो चार्जेबल है, जो प्रॉफिट है, सेक्शन 41 में चार्जेबल हो जाता है, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स। तो अब चार्जेबल टू टैक्स में सेक्शन 28 भी थी और सेक्शन 41 भी आ गई। तो हमें दो सेक्शन याद रखनी है इनकम साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपके सभी खर्चे आते हैं, चाहे वो सेक्शन 30 वाला हो चाहे सेक्शन 37 वाला हो। आप तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेक्शन 40 में इन एडमिजेबल है वो भी डाल दोगे, सेक्शन 40 में जो अलाउड नहीं है वो भी डाल दोगे और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके ले जाओगे। लेकिन वहां पर आपका सीए, आपका ऑडिटर जब आपका ऑडिट करेगा तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये एक्सपेंसिव तो हमें अलाउ नहीं होना था, हमने क्यों किया, हमारा अकाउंटेंट पागल है, हमारे को ये बोल दिया, हमारे को वो बोल दिया, हमने मना किया था फिर भी एक्सपेंसिव हो गया।
ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आपको अगर जानकारी है तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और बिजनेसमैन का काम होता है LLL, लॉन्ग लाइफ लर्निंग। हमारे बड़े बूढ़े भी कह गए थे कि लर्निंग की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। यस, दैट इज द फैक्ट। एक एम्प्लॉय को लर्निंग करने की जरूरत नहीं होती, उसने जो लर्न किया 25 से 30 साल के बीच में और जॉब में आ गया, तो जो लर्न किया तो उसी का उसको पैसा मिलने लगता है, और वो एक निश्चित आय हर महीने कमा करके बहुत खुश होता है और उसी में अपनी लाइफ को समझ लेता है कि जिंदगी के सारे यश कर लिए। लेकिन जब बिजनेस में उतरता है तो उसको एक एक रुपए की कीमत पता चलती है, और फिर वो 1 रुपए से 2 रुपए करने के लिए कितनी चीजों को अर्न करता है, और कितना इन्वेस्टमेंट करता है, कितना रिस्क लेता है, ये उस बिजनेसमैन को पता होता है, एम्प्लॉय को नहीं पता। और एम्प्लॉय नेवर कैन टेक द रिस्क। They are becoming in their comfortable zone and they never come out from that. So be the entrepreneur, don't go for the employee. Anyway, ये सब्जेक्ट का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि कैसे कंप्यूटेशन होगा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में। वो सेक्शन 29 बताती है कि सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 43D तक जो भी सेक्शंस के प्रोविजन है उनके अंतर्गत कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होगा। यहां पर एक छोटा सा ब्रीफ हमने दिया है, एक प्रोफार्मा बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट का मतलब यहां पर इनकम से है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान लीजिए एक्स अमाउंट आ गया, उसमें जो एक्सपेंसेस और लेस डिसअलाउड है बट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो ऐड कर दिए जाएंगे, जो कि सेक्शन 40 में बताए गए हैं। जो आपने डेबिट साइड में डाल रखे थे अब वो क्रेडिट साइड में आ गए। इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ अलाउड अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को भी आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको एक्सपेंसेस अलाउ है सेक्शन 30 से 37 वाले, वो अलाउड हो जाएंगे। एक्सपेंसेस लॉसेज अलाउड बट डू नॉट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इन सब का आपने अगर ध्यान रख लिया तो आपके पास टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन बन के निकल आएगा। सो प्रॉफिट और रूल्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझना होगा। यहां पर 2 शब्द में इसको खत्म करता हूं। एसएससी जो बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, उसको नहीं पता कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे कौन से नहीं होंगे। सभी एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में डाल के, इनकम क्रेडिट साइड में डाल के, ग्रॉस प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट निकाल के ले आता है। फिर जब वो कंप्यूटेशन होता है तो मैंने जो फॉर्मेट बताया इस फॉर्मेट में कंप्यूटेशन हो जाता है और प्रॉफिट निकल आ जाता है, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो इजी, सो इजी। चलते हैं अगले। अपना मेन टॉपिक है डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड। अब ये 10 से 15 मिनट में थोड़ा सा स्पीड ही चलूंगा। अपने आंख कान बहुत ही स्पीड के साथ खोल लीजिए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने चार्जेबल सेक्शन को बहुत एलोबरेट करके बताया, एग्जाम्पल दे दे करके बताया। बीच में हाउ टू कंप्यूट टैक्स के बारे में भी बताया। जो एक्सप्रेसली अलाउड एक्सपेंसेस हैं वो सबको पता है, केवल मैं आपको लिस्ट गिना देता हूं। अगर कहीं पर कोई स्पेशल चीज आती है तो वो जरूर बता दूंगा। स्पेशल चीजें आएंगी सेक्शन 30 में और 31 में आती हैं, डिस्कशन वाली हैं, उसके बाद फास्टर फास्टर चलेंगे। तो चलते हैं सेक्शन 30 की तरफ। डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड सेक्शन 30 टू 37। तो सबसे पहले सेक्शन 30 आती है जो रिलेट करती है एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। आपका जो बिजनेस है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो घर है, बिल्डिंग है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो क्या होगा? तो आप क्वेश्चन पूछोगे सर ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? अगर कैपिटल नेचर का है तो नहीं होगा आपके हिसाब से, रेवेन्यू नेचर का है तो अलाउड हो जाएगा। अब सेक्शन 30 क्या बोलती है? एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं उसके? रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर यूज ऑफ प्रेमिसेस फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इज अलाउड। एवरीबडी नोज, नथिंग टू से एक्स्ट्रा फॉर दैट। इसके लिए कंडीशन क्या है?
प्रेमिसेस आर ऑक्युपाइड बाय द टेनेंट, और उसका पेमेंट किया हो रेंट, रिपेयर और इंश्योरेंस एंड टैक्स का। प्रेमिसेस आर ऑक्युपाइड बाय, ऑक्युपाइड एज ओनर, उसका रिपेयर और इंश्योरेंस और टैक्स का पेमेंट किया हो। इसमें जो नोट करने वाली चीज है वो ध्यान से सुन लीजिए। नोट करने वाली चीज है कि सपोज करिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, और जिस घर में रहता था उसी में मैंने बिजनेस भी शुरू कर दिया। थोक बाजार में गया और वहां से बहुत सारा होजरी का सामान लाया और अपने एक कमरे में डंप कर दिए, बोर्ड बैनर लगा दिया और शुरू कर दिया बिजनेस अपने यहां से। और चालाकी क्या कर दी, जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए तो हमने दिखा दिया कि बिजनेस में कि हम इसका रेंट देते हैं 15,000 रुपए, क्योंकि मार्केट रेट के हिसाब से यहाँ पे 15,000 में रेंट 2 BHK मिलता है। क्या ये अलाउ होगा? अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि अलाउ होगा तो चैट में लिख करके बताइए यस। अगर आपको लगता है कि अलाउ नहीं होगा तो चैट में लिखिए नो। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अलाउड नहीं होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिन्होंने नो लिखा है किस पोजीशन में सही है, और जिन्होंने यस लिखा वो किस पोजीशन में सही है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आप प्रोप्राइटर हो और आपने अपनी बिल्डिंग को ही किराए पर दे रखा है और आप उसका किराया ले रहे हो तो आपको वो अलाउड नहीं होगा, रेंट अलाउड नहीं होगा। इफ द एसएससी इज पार्टनरशिप फर्म and the business premises belongs to a partner of the firm, the rent payable to the partner will be an allowable deduction। लेकिन प्रोप्राइटर को अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर का सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट चलता है, लेकिन प्रोप्राइटर का और फर्म का सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट नहीं चलता है। इफ द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस, रिपेयर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 30 बट डेप्रिसिएशन कैन बी अलाउड। अब ये क्या पंगा है? कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंसेस ये होता है कि आपका एक फ्लोर का बिल्डिंग था जिसमें आप रहते थे, उसी में आपने अपना दुकान डाल दी, दिक्कत होने लगी, लेकिन आपने उसको एक्सपेंशन कर दिया, एक फ्लोर और ऊपर बना दिया, उसमें अपना शोरूम डाल दिया या फैमिली वहां शिफ्ट कर दी, यहां बिजनेस करने लगे। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। तो कैपिटल एक्सपेंसेस जो बड़े नेचर की जो रिपेयर है वो आपको अलाउड नहीं होगी, लेकिन जो आप कैपिटलाइज किया है उस पर आपको डेप्रिसिएशन 32 नंबर सेक्शन के द्वारा अलाउड हो जाएगी। तो सेक्शन 30 आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में यस लिखें, और समझ में नहीं आई है तो नो लिखें, और बताएं कि कहां पर समझ में नहीं आया तो मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। तो यस यस यस, फंटास्टिक, बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको। चलते हैं सेक्शन 31 की तरफ। सेक्शन 31, जो हमने सेक्शन 30 पढ़ा था, एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अभी बिल्डिंग के बारे में थे खर्चे, अब प्लांट एंड मशीनरी के बारे में खर्चे हैं। वो भी आपका कैपिटल एसेट था, ये भी आपका कैपिटल एसेट्स है। उसमें रेंट रेट्स वगैरह खर्चे आपने किए हों पेड बेसिस पर तो आपको अलाउड हो जाते थे, लेकिन कैपिटल नेचर का अलाउड नहीं होता था। प्रोप्राइटर ने अपना ही घर दे दिया, अगर रेंट ले रहा है उसका तो अलाउड नहीं होगा। पार्टनर ने अपना घर दे दिया, पार्टनरशिप फर्म रेंट दे रही है तो अलाउड हो जाएगा। कीप इन टू द माइंड। प्लांट एंड मशीनरी के केस में क्या होगा, आइए जानते हैं। Revenue expenditure incurred on plant and machinery, furniture and fixtures is allowed. Current cost of revenue nature, repair and insurance premium paid allowed to owner and tenant both. आपने मशीनरी पर बढ़िया पेंट करवाया, पुट्टी लगवाई, चमका दी, वो आपका रिपेयर मेंटेनेंस में आ गया, अलाउड हो गया। अगर अपने प्लांट का आपने एक्सपेंशन करवाया, वो कैपिटल नेचर का हो गया, अलाउ होगा कि नहीं होगा, समझते हैं अगली लाइन में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेचर रिपेयर नॉट अलाउड टू द ओनर but capitalized and depreciation allowed under section 32. Got it? अगर टेनेंट ने यही खर्चे कर दिए, कैपिटलाइज कर दिया, तो इसके लिए डेट लॉस, कोई एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। जब तक वो किराए पर लिए हुए है, अपना उससे इनकम प्रोडक्शन चाहे जितना निकाल ले,
जिस दिन उसे छोड़ना है वो संपत्ति उसके ओनर की रहेगी, टेनेंट की नहीं रहेगी। सो इट इज डेड लॉस फॉर द टेनेंट। फॉर ओनर, कैपिटल एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 31 बट अलाउड अंडर सेक्शन 32। रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 31 बट नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 32। सो मैंने आपको सेक्शन 30, 31 बहुत क्लियर तरीके से समझा दिया। गाइस, गॉट इट? समझ में आया? मैं आपके लिए इन दो सेक्शन के लिए 1 मिनट का ब्रेक देता हूं। क्विज सेक्शन की तैयारी करिए और चैट बॉक्स में जाके बताइए, अगर ओनर ने अपने घर का एक्सपेंशन किया, एक और फ्लोर बनवा दिया जिसमें वो बिजनेस करता था और वो प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, क्या वो रेंट उसे अलाउड होगा? दैट इज नंबर वन। और उसने उस बिल्डिंग का जो एक्सपेंशन किया, उसमें जो कॉस्ट लगी, क्या वो उसको एक्सपेंसेस के रूप में अलाउड होगी? चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपेंशन करते हो तो आपको अलाउ होगा कि नहीं होगा? तो प्लांट एंड मशीनरी में अगर आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस किया तो आपको अलाउ नहीं होगा, वो आपको सेक्शन 32 में अलाउ होगा। रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस किया तो आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर टेनेंट ने एक्सपेंशन कर दिया, उसके लिए डेड लॉस है। बस इतना ही है सेक्शन 30 और 31 में। दोस्तों, सेक्शन 32 जो आ रही है उसको हम सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हमने डेप्रिसिएशन यहां पर उठा लिया तो हम आपको 2 घंटे भी पढ़ाएंगे तो ये लेक्चर खत्म नहीं होगा। सो हम 32 को अभी स्किप करते हैं और चलते हैं सेक्शन 33 की तरफ। सो अब सीधा पहुंचते हैं डिडक्शंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। अब आप बोलोगे 33 34 कहां चली गई, ये आपको आगे पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि सभी सेक्शन बनी रहे, कुछ सेक्शन आती हैं, कुछ इंजर्ट होती हैं, कुछ डिमोलिश हो जाती हैं, सबके बारे में आपको पता चलेगा। अभी जो सब्जेक्ट मैटर है वो है डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35। सेक्शन 32 हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर 43 पर बाद में आएंगे जिसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स बताया गया है। सो अभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट सीजन में उठाएंगे। तो हम जानते हैं सेक्शन 35 के बारे में, क्योंकि हमें सेक्शन 37 तक कंप्लीट करना है और थोड़ा स्पीड में चलना है। सो कौन सा एक्सपेंसेस अलाउ होगा, कौन सा एक्सपेंसेस नहीं अलाउ होगा, ये किसके संबंध में है सेक्शन 35? वो है साइंटिफिक रिसर्च। आपने एक वर्ड सुना होगा, R&D। दोस्तों, सुना है कि नहीं सुना है? जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी प्रोडक्ट की डिजाइन के लिए आप रिसर्च करवा रहे थे, वो डिजाइन डेवलप करवा रहे हैं, उसमें जो खर्चा हुआ, कोई इन्वेंशन करने के लिए, नो हाउ के लिए खर्चा कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या चीज अलाउ होगा, क्या क्या चीज नहीं अलाउ होगा, एक नजर डालते हैं। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, डिडक्शन अलाउड और नॉट अलाउड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, 100% अलाउड। नोट इट डाउन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 years बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा दोस्तों, कमिंग सून का बोर्ड लगा रहता है, ये बिजनेस आ रहा है, यहाँ पर फलाना मॉल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, पहले से ही 2-3 साल पहले से ही वो उसमें एडवर्टीजमेंट करने लग जाते हैं। तो अब वो इतना पहले से क्यों एडवर्टीजमेंट करने लगते हैं? क्योंकि जब वो आए तो लोगों को पता हो कि यहाँ पर क्या है, उसमें उनका खर्चा लगता है, उसको बोलते हैं R&D, साइंटिफिक रिसर्च। वहां पर उनका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इस टाइप के जो खर्चे हैं, भले ही 3 साल से वो खर्चा कर रहे थे, 100% अलाउड होंगे इफ सर्टिफाइड बाई प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो ये दोनों टाइप के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, चाहे 1 साल में किया हो या 3 साल में किया हो, 100% अलाउड है। पहले 1 साल का 100% अलाउड है विदाउट एनी कंडीशन। फिर उसके बाद 1 से 3 साल के बीच में बिजनेस कमेंसमेंट के पहले जो खर्चा किया, उसमें प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा अलाउड होना चाहिए। तीसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, 100% अलाउड है एक्सेप्ट ऑन लैंड। चौथा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 years बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस,
100% अलाउड है। डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 100% अलाउड है। अब डिडक्शन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस है, एलिजिबल बिजनेस है? डिडक्शन आर अवेलेबल फॉर बिजनेस लाइक सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग होटल्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगी? 100% डिडक्शन इज अलाउड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred in the year of its occurrence. Condition for eligibility: the specified business should not be set up by transferring second-hand machinery or plant, and the assessee should exercise the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSE, मतलब नई स्कीम जो आई। सो डिडक्शन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35D क्या बोलता है, कौन से बिजनेसेस में अलाउ है? डिडक्शन आर अवेलेबल फॉर बिजनेस लाइक सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग होटल्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड पाइपलाइन नेटवर्क। तो जिनके जिनके बिजनेस होटल्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वेयरहाउस से रिलेटेड है, कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड है, वो जरूर इस चीज को गौर से सुने, बाकी लोग थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसमें क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगी? 100% डिडक्शन इज अलाउड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द ईयर ऑफ इट्स ऑकरेंस। जिस साल में आपने किया उस साल में 100% डिडक्शन अलाउ होगा। कंडीशन क्या है? अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए, आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। गुड। सेकेंड हैंड मशीनरी, न्यू मशीनरी। Okay, let me tell you. Condition for eligibility. What is the condition for eligibility? The specified business should not be set up by transferring second-hand machinery or plant. The assessee should exercise the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BSE. मतलब नई स्कीम के अंदर। Warehouse facility, deduction is available for setting up and operating warehouse facility for agricultural product or sugar. Hospitals, deduction is available. Hotels, deduction is available. Pipeline networks, deduction is available. So nothing to worry for that. अब आ जाइए सेक्शन 35D फॉर एमोर्टाइजेशन प्राइमरीली एक्सपेंसेस, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कोई भी बिजनेस जब शुरू होती है, कोई भी काम जब शुरू होता है, तो उसमें काम शुरू होने से पहले बहुत कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, पेपर पत्थर बनते हैं, ये वो दुनिया भर की चीजें खर्चे होते हैं उसमें। तो वो खर्चे सेक्शन 35D के अंतर्गत कवर होते हैं। इनकी टैक्सेशन कैसे होती है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Preliminary expenses incurred before the commencement of a new business or the extension of any extensive business. These expenses include cost related to project reports, feasibility studies, market survey, engineering services, legal charges for drafting agreement, registration fees, and expenses related to the public issue of share or debentures. Preliminary expenses are amortized over 5 years with 20% of the eligibility expenses allowed as a deduction each year. मान लीजिए आपका 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, कितना हुआ? 10 लाख रुपया खर्चा हुआ आपका, तो उसका 20% मतलब 5 बराबर इंस्टॉलमेंट में हर साल में डिडक्ट होगा। क्या एलिजिबिलिटी है? द डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडियन कंपनीज एंड नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट्स असेसी। द क्वालिफाइंग अमाउंट इज द मिनिमम ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हिच एवर इज हायर। ये नोट्स दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाइएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। लेकिन कॉपीराइट का ध्यान रखना दोस्तों। कंडीशंस क्या है? एन ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी सबमिटेड along with the return of income for the first year in which the deduction is claimed. Deduction allowed 1/5 of the total eligible preliminary expenses allowed in 5 equal annual installment starting from the year in which the business commenced or unit is expanded. Deduction allowed in full under section 36(1) expressly allowed है, इसलिए 36(1) में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
बस एक नजर डाल लीजिए, ये एक्सपेंसेस अलाउड है, ये एक्सपेंसेस से एनी बोनस और कमीशन अलाउड है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड अलाउड है, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अलाउड है। तो सेक्शन 36 में 1 2 3 4 बहुत सारे सबसेक्शन क्लॉज दिए हुए हैं इसमें, बट सभी एक्सपेंसेस अलाउड हैं, इसलिए इसमें इतना ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, एक नजर डाल लीजिएगा, आपका सेक्शन 36 कवर हो जाएगा। सेक्शन 37 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे कुछ कंडीशन से इसमें, कंडीशन फॉर डिडक्शन क्या है, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट नोशनल, फिक्टिशियस और इन ल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सभी एक्सपेंसेस अलाउड होंगे अगर वो रियल हैं, नोशनल नहीं है, काल्पनिक नहीं है, और प्रॉफिट को इधर उधर करने के लिए नहीं है। इट मस्ट बी एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। जो बिजनेस और प्रोफेशन आप कर रहे हो वो एक्सपेंसेस उसके लिए ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप पर्सनल एक्सपेंसेस अपने बिजनेस में डाल करके उसका खर्चे का ले लो। इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, वही खर्चे आपके अलाउड होंगे जो प्रीवियस ईयर में किए हैं आपने। इट मस्ट नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। इट मस्ट नॉट बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। इट मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट हैव बीन इनकर्ड फॉर एनी पर्पज विच इज इन फोर्स और प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ। सो अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो सेक्शन 37 बोलती है 100% एक्सपेंसेस अलाउड। सो बहुत सिंपल, 4 5 चीजों को याद रखो, जो लगभग सभी को याद होती है कि रियल खर्चा किया वही तो पास होगा, फालतू का खर्चा पास नहीं होगा, काल्पनिक खर्चे कैसे पास हो जाएंगे, एक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। और ये बिजनेस प्रोफेशन के लिए ही खर्चा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, और लॉफुल होना चाहिए। अब कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे 37(1) में, corporate social responsibility, any expenditure incurred on the activities related to corporate social responsibility referred in section 135 of the Companies Act 2013 shall not be deemed to be an expenditure incurred for the purpose of business or profession. Expenditure prohibited under law, the claim of any expenses incurred in providing any gift, travel, facility, hospitality, cash or monetary grant or similar freeways in violation of the provisions of Indian Medical Council Professional Conduct Etiquette and Ethics Regulation 2002 shall be inadmissible begin in expenses prohibited by the law. तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं, आपने किसी के यहां चोरी कर ली, एम्बेजलमेंट, डिस्ट्रक्शन, एसेट्स का कर दिया, तो वो एक्सपेंसेस एग्जम्प्टेड है यहां से। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की सेक्शन 30 से लेकर के सेक्शन 37 तक, एक्सेप्ट सेक्शन 32। तो हम अगले एपिसोड में जानने वाले हैं जो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कि भैया डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंतर्गत करें या एसएलएम वैल्यू के अंतर्गत करें, ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एसेट्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे डालें, इन सब समस्याओं को सॉल्यूशन लेकर के बहुत ही सिंपल भाषा में आपके लिए लेकर के आऊंगा।